Good evening, children. Good evening, everyone. Today we are going to discuss about the next phase of Newton's law of motion. That is your Newton's second law of motion. अभी हमने इससे पहले के लेक्चर में हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है, थोड़ा हम एक रिकॉल लेते हैं. अभी तक के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया एक तो फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, ओके, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, और उसके बाद हमने डिस्कस किया फोर्स के बाद वी हैव डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ मोशन लाइक गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन. उसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया, और फर्स्ट लॉ के बाद फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन डिस्कस किया. देन वी हैव डिस्कस अबाउट द मास, और उसके बाद हमने डिस्कस किया इनर्शिया और उस पर न्यूमेरिकल. ठीक है, मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल और भी पढ़ाऊंगा जिससे कि आप लोगों को इस चैप्टर में कोई डाउट ना हो. आप बस मेरे वीडियो को बार बार रिवाइज करिए, देखिए, और डेफिनेटली योर ऑल द कंसेप्ट विल बी क्लियर. ठीक है, व्हाट आई एम टीचिंग यू हैव टू लिसन केयरफुली. देखो, स्टडी इज अ टाइप ऑफ योगा. यहाँ हंसी मजाक करके पढ़ने से कोई फायदा नहीं है. यू हैव टू सीरियस अबाउट योर स्टडी. जब आप सीरियसली स्टडी नहीं करोगे, स्टडी का कोई सेंस नहीं है. तो यू हैव टू स्टडी ऑल द थिंग्स वेरी सीरियसली. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूटन सेकेंड लॉ. ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ. अच्छा, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जितना ज्यादा मोमेंटम होता है फोर्स उतना ही ज्यादा होता है. एक्चुअली मोमेंटम से नहीं, बल्कि मोमेंटम में चेंज से. जैसे अभी सपोज करो एक बॉल लो, उस बॉल से आप किसी आदमी को डायरेक्ट हिट करो तो बॉल कोलाइड करेगा, वही रुक जाएगा. यस या नो? उस केस में बंदे को ज्यादा चोट लगेगी एज कंपेरिजन टू बॉल अगर ऐसे साइड से निकल जाए हल्का सा टच करके. यस या नो? उस केस में चोट कम लगेगी. क्यों ऐसा? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंटम, मास और वेलोसिटी बहुत ज्यादा है. सडनली टकराया, वेलोसिटी जीरो, मोमेंटम जीरो, तो मैक्सिमम से सीधा जीरो हो गया मोमेंटम. और कितने टाइम में? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में. तो मोमेंटम फास्ट चेंज हुआ है और हाई रेट में चेंज हुआ है, तो इंपैक्ट ज्यादा हुआ. और मोमेंटम साइड से टच करके निकल गया तो वेलोसिटी में थोड़ा सा अंतर आया केवल ना. जितना अंतर आया है उतना वेलोसिटी चेंज हुआ, मोमेंटम में उतना ही चेंज हुआ. थोड़ा सा मोमेंटम उसने बॉडी में ट्रांसफर किया, इसलिए थोड़ा सा फोर्स लगेगा और थोड़ा सा ऑब्जेक्ट इंजर्ड होगा, इससे ज्यादा इंजर्ड नहीं होगा. इसका मतलब क्या है? अगर हाई वेलोसिटी से मूविंग ऑब्जेक्ट आए, सीधा कोलाइड करे और वही रुक जाए, तो इंपैक्ट ज्यादा जनरेट करेगा एज कंपेरिजन टू टच करके निकल जाए. इसका मतलब मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके, इसका मतलब क्या है? मोमेंटम में चेंज. अब इसी कहानी समझते हैं. मैथमेटिकली हमने यहां लिख रखा है, बट आपको मैं एक अलग समझाता हूं और ध्यान सुनिएगा. मोमेंटम है क्या, ध्यान समझना. एक ऑब्जेक्ट है जो कि तेजी से आ रहा है. ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है. आई बात समझ में? इसने क्या किया, एक, जैसे मैं कहा कि एक साइड का ऑब्जेक्ट यहां दूसरा रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट पे ये कोलाइड करके और बगल से ऐसे निकल गया v वेलोसिटी से. इनिशियल वेलोसिटी ने u मान लिया और फाइनल वेलोसिटी v मान लिया इसी ऑब्जेक्ट का. अभी वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ. इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? p1 इज इक्वल टू m इंटू यू, और टकराने के बाद मोमेंटम क्या होगा? p2 इज इक्वल टू m इंटू वी. हाँ या ना? अब देखो, टकराने से पहले जो वेलोसिटी है, टकराने के बाद जो वेलोसिटी है. टकराने से पहले u है, टकराने के बाद v है. इस पूरे प्रोसेस में जितना टाइम लिया है वो टाइम अगर t हो तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो? डेल्टा p से दिखाते हैं चेंज इन मोमेंटम को, जो कि p2 माइनस p1 होता है. p2 मतलब m इंटू वी माइनस m इंटू यू. m कॉमन ले लो तो v माइनस u बचा आपके पास. क्लियर है? अब किस रेट से चेंज हुआ? रेट वर्ड जब यूज हो जाए, इसका मतलब वो टाइम की बात कर रहा है. तो डेल्टा p और कितने टाइम, मान लो डेल्टा t टाइम है, तो दोनों का जो रेशियो होता है वो फोर्स होता है. तो लिख सकते हो m
v माइनस यू अपॉन टी। आई बात समझ में? और आपको मालूम है कि पहला इक्वेशन याद करो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़ा होगा आप लोगों ने। इससे देखो v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए होता है। तो यहां इस वाले इक्वेशन में जो v माइनस यू बाई टी है वहां a लिख सकते हो ना। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस पूरी स्टोरी को, जिससे आपको कंफ्यूजन न रहे। क्लियर है? ध्यान सुनिएगा, लिसन केयरफुली। हमने क्या एजम्पशन लिया, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, एक दूसरे ऑब्जेक्ट से कोलाइड करता है, लेकिन कोलिजन के जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी u थी और कोलाइड करने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। इस पूरे प्रोसेस में उसने जो टाइम लिया है वो t लिया है। तो इनिशियल मोमेंटम इसे आप लिखते हो p1 इज इक्वल टू m इंटू यू होगा, और फाइनल मोमेंटम p2 इज इक्वल टू m इंटू वी होगा। हाँ या ना? तो चेंज इन मोमेंटम जिसको हम डेल्टा p से लिखते हैं क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। m कॉमन ले लो, क्या बचा, v माइनस यू। क्लियर है? अब आपसे कहा जाए चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम क्या होगा, तो देखते हैं। चेंज इन मोमेंटम क्या है, m, v माइनस यू आपने लिख दिया है, और टाइम कितना लगा, t। आप लोगों ने पढ़ा है v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए, तो ये इज इक्वल टू m इंटू ए हो जाएगा। इसी को हम फोर्स बोलते हैं एज पर द न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट वर्ड जहां यूज हो जाए वो हम टाइम से डिवाइड करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, या कह सकते हो इज इक्वल टू द फोर्स। एग्जाम्पल या मैथमेटिकली, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, टकराने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू यू, फाइनल मोमेंटम m इंटू v। तो चेंज इन मोमेंटम m इंटू वी माइनस यू। कोई डाउट है इसमें? आई थिंक यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? अब बात आती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो m v माइनस यू अपॉन टी, और आपको मैंने बताया था v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू होता है एक्सीलरेशन के। तो यहां लिख सकते हो f इज इक्वल टू m इंटू ए। आप क्या देख रहे हो, जितना ज्यादा फोर्स होगा या जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, मोमेंटम में जितना ज्यादा चेंज होगा और जितने कम टाइम में, फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। ध्यान देखो, F इज प्रोपोर्शनल टू v माइनस यू। तो वेलोसिटी में जितना ज्यादा चेंज, मोमेंटम उतना ही ज्यादा, और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, टाइम जितना कम लोगे चेंज होने में, फोर्स उतना ही ज्यादा। अच्छा, इसका एप्लीकेशन कहां है? आप जितने भी एनर्जी जनरेट करते हैं, चाहे कोल से, चाहे आप विंड एनर्जी से बात करते हो, चाहे आप बात करते हो हाइड्रो पावर प्लांट से, हर जगह इसका यूज होता है। कैसे? विंड टरबाइन में क्या होता है, विंड है, विंड मतलब द एयर मूविंग विद हाई स्पीड कोलाइड विद द ब्लेड ऑफ द टरबाइन, टकराया, उसकी वेलोसिटी जीरो हुई। वेलोसिटी जीरो मतलब चेंज इन वेलोसिटी, हाई से जीरो सीधा, और कितने टाइम में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। वो सारा किसमें कन्वर्ट हो गया, फोर्स में। तो वो ऑब्जेक्ट मिल गया फोर्स, उस फोर्स की वजह से टरबाइन क्या है, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। यही नहीं, हम बात करें हाइड्रो पावर प्लांट में, वाटर जब टरबाइन के ब्लेड से टकराता है, हाई स्पीड से टकराएगा और उसकी स्पीड हो जाएगी जीरो वाटर की, ये से नो, और उसकी वजह से ब्लेड को फोर्स मिलेगा और ब्लेड क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये एप्लीकेशन आपके लाइफ में जितने भी मैकेनिकल पावर जनरेशन डिवाइसेस होते हैं उन सब में यूज होता है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स। इसको हम फर्दर आगे हम एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज अ फोर्स। ध्यान सुनिएगा। तो v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए या f इज इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ एक प्रपोर्शनल हटाने के लिए k लगाते हैं, तो यहाँ k की वैल्यू हमने 1 ले लिया, तो f इज इक्वल टू क्या गया, m इंटू ए। दैट इज योर न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ, इसका मतलब क्या है? अब बात करते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है।
हाँ, फोर्स की यूनिट क्या होती है आपको मालूम है, F इक्वल टू m इंटू ए लिखा है आपने। मास की यूनिट क्या होती है, kg, और एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को जो न्यूटन ने इसका इन्वेंशन किया, इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। आई बात समझे, इसे क्या बोले हम लोग, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। देखो फोर्स की दो यूनिट, एक यूनिट होती है सीजीएस, एमकेएस यूनिट जो उसकी होती है वो आपकी हो गई न्यूटन, जिसे आप लिखते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट इसकी होती है डाइन, जिसे आप लिखते हो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई बात समझ में। तो इसकी दो यूनिट होती है, एक आप कह सकते हो एमकेएस, दूसरा कहते हो सीजीएस। एमकेएस यूनिट होती है न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस होती है डाइन, या जिसे आप बोल सकते हो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। 1 न्यूटन कैसे डिफाइन करेंगे, आज इसकी बात करते हैं। 1 न्यूटन मतलब क्या है, F इज इक्वल टू 1 न्यूटन तभी होगा जब आपका मास भी 1 हो जाए और एक्सीलरेशन भी 1 हो जाए। यस या नो, तभी जाकर के क्या होगा, ये 1 होगा। यस या नो। अल्टीमेटली अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg हो और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड एक्सीलरेशन से मूव कर रहा हो, तो जितना वो फोर्स जनरेट करेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 न्यूटन के इक्वल होगी। देखिए रिपीट करते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, व्हेन एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज सीन अ बॉडी of mass 1 kg, then the force applied on the body is said to be 1 Newton. अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, जैसे एक कार ले लो 1 मीटर पर सेकंड, एक कार क्या, एक स्टोन ले लो, पत्थर ले लो, जो कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से चल रहा है। अगर उसका मास 1 kg हो तो जिस चीज से टकराएगा वहां फोर्स कितना जनरेट करेगा, 1 न्यूटन का फोर्स जनरेट करेगा। क्लियर है। ओके, तो आइए बात करते हैं कि अगर हमें प्रूफ करना पड़ जाए न्यूटन फर्स्ट लॉ को न्यूटन सेकंड लॉ के, प्रूफ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द सेकंड लॉ, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, आइए बात समझते हैं थोड़ा सा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ सेज दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स। और फर्स्ट लॉ क्या है, द रेट ऑफ इनर्शिया। इट मींस इनर्शिया का मतलब हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कंटिन्यूअसली मूव करेगा अनटिल अनलेस जब तक कोई फोर्स ना हो। इसका मतलब क्या है, अगर मैं फोर्स को 0 कर दूं, F इज इक्वल टू 0, तो तुम्हारे हिसाब से m इंटू वी माइनस यू बाई टी भी क्या होगा, 0। ये से नो, या इसे ऐसा लिख सकते हो m इंटू वी माइनस यू इज इक्वल टू 0। m को उधर ले जाओ तो m भी 0 हो जाएगा, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 0, या क्या कह सकते हो v इज इक्वल टू यू। इसका मतलब अगर फोर्स ना हो, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में है ये उसी कंडीशन में हमेशा रहेगा। तो आप प्रूफ कर सकते हो न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट लॉ को। देखिए कैसे प्रूफ किया हमने। हमें पता है फोर्स ये होता है F इज इक्वल टू m v माइनस यू बाई टी। फोर्स को हमने 0 कर दिया, तो फिर 0 करते ही क्या हो गया, u इज इक्वल टू v। इसका मतलब क्या है, अगर एक बॉडी v स्पीड से चल रहा है तो फर्दर वो v स्पीड से ही चलता रहेगा अनटिल अनलेस जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगाओगे। क्लियर है। इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, अगर u को 0 कर दोगे तो v भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कंटिन्यूसली रेस्ट में रहेगा जब तक कोई आप एडिशनल फोर्स नहीं लगाओगे। देखो ध्यान से, चाहे फर्स्ट लॉ हो या सेकंड लॉ हो या थर्ड लॉ, सभी एक दूसरे से इंटरलिंक है। ये एक चेन है। फिजिक्स क्या है, एक कंप्लीटली चेन है जिससे हम स्टडी करते हैं और समझते हैं, क्योंकि यही चीजें आगे चल करके आपके डेली लाइफ में किसी न किसी फॉर्म में यूज होंगी। तो एक बार रिकॉल करते हैं हमने अभी तक क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स। मैथमेटिकली if initial momentum is equal to m into u, final is equal to m into v, then change in momentum p is equal to m v minus u, और टाइम से डिवाइड कर दो क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और जो कि f is equal to ma के इक्वल होगा। क्लियर है। और 1 न्यूटन क्या होता है,
1 kg मास का ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से चल रहा हो तो 1 न्यूटन के फोर्स को जनरेट करेगा। और न्यूटन सेकंड लॉ के बेसिस हम फर्स्ट लॉ को प्रूव किए। दैट वाज द आवर टॉपिक। So today I am going to stop here. In next class we will discuss about Newton's third law as well as law of conservation of momentum. This topic is a very important. उसके बाद हमारा टारगेट होगा कम से कम we have to discuss about around 20 questions based on this chapter. Okay, so we will meet in next class. Thank you so much. Thank you so much beta. Kindly like or subscribe my channel. Thank you everyone.